नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान और अमेरिका के बीच परमानेंट कोई शांति का रास्ता निकलेगा, मतलब अस्थाई रास्ता निकलेगा, इस पर संदेह के गहरे बादल मंडरा रहे हैं। ईरान अड़ चुका है, बार बार अमेरिका की बात बदलने की वजह से, बार बार धोखेबाजी की आदत को देखते हुए ईरान अब बड़ा फर्म स्टैंड ले चुका है कि पहला कदम पीछे अमेरिका को खींचना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद में बातचीत होगी कि नहीं होगी, अभी इस पर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन इसी बीच सीआईए के एनालिस्ट ने एक बहुत ही विस्फोटक खुलासा किया है। लैरी सी जॉनसन ये सीआईए के साथ 4 साल काम कर चुके हैं और अमेरिका के बड़े एनालिस्ट में जाने जाते हैं, सीआईए से जुड़े हुए। ये इंफॉर्मेशन कई बार बहुत अंदर की भीतर की जानकारियां लेकर के आते हैं। इनका जो खुलासा है, ये सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल तक चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, ये पूरी दुनिया के लिए चर्चा का विषय होना चाहिए। और बार बार हम जो ट्रंप की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते हैं, उसके अनस्टेबिलिटी पर, उसके पागलपन और सनक पर सवाल उठाते हैं, लैरी सी जॉनसन का ये विस्फोटक खुलासा उस पर मुहर लगाता है और यह भी साबित करता है कि देश के, दुनिया के किसी भी मुल्क में, खासकर जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, वहां पर कोई सनकी, पागल, अनस्टेबल आदमी नहीं राज करना चाहिए। शनिवार की एक मीटिंग थी। मीटिंग तो 28 फरवरी से रोज होती है, लेकिन शनिवार की एक मीटिंग जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ केन बैठे थे, जनरल केन, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। सारे महत्वपूर्ण अधिकारी वहां पर थे, बड़े जनरल थे केन के अलावा, जनरल केन के अलावा, और युद्ध मंत्री, जो रक्षा मंत्री को अब युद्ध मंत्री बोलने लगे, पीट हेगसेथ, वो भी मौजूद। और वहां पर ट्रंप ने ईरान पर न्यूक्लियर अटैक, परमाणु हमला करने का आदेश दे दिया। ये अब तक 28 फरवरी के बाद अगर मैं कहूं तो सबसे विस्फोटक खुलासा इसलिए है। अगर लैरी जॉनसन का ये विस्फोटक खुलासा वाकई हुआ, सच है ये, तो ट्रंप पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। हालांकि ये बात रिपब्लिकन सांसदों ने कई बार, डेमोक्रेट छोड़ दो, रिपब्लिकन ने भी कह दी कि ये ट्रंप, इसकी जो है मानसिक स्थिति, ये पूरी दुनिया के लिए खतरा है, ये सिर्फ अमेरिका के लिए खतरा नहीं है। लेकिन लैरी जॉनसन के खुलासे ने उस पर मुहर लगा दी है। इसने मीटिंग में परमाणु हमले के लिए आदेश जारी कर दिया। उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल केन ने इसको मीटिंग से बाहर किया, अमेरिका के राष्ट्रपति को मीटिंग से बाहर किया। वहां से मीटिंग से बाहर इसको कुछ लोग लेकर के आए और फिर ये बाहर चीखने लगा, चिल्लाने लगा। ये सारा खुलासा लैरी जॉनसन ने किया है। भावुकुला, ये सबसे विस्फोटक खबर मैं इसलिए इसको कह रहा हूं बार बार कि पूरी दुनिया इस बात पर, चाहे लैरी जॉनसन को, इसमें स्वागत है भाऊ, चाहे लैरी जॉनसन को इस मामले में और डिटेल में क्वेश्चन किया जाए, उनसे और डिटेल में इस बात की पड़ताल करके समझा जाए कि अगर ये सच है, ये सच है, तो अमेरिका के लोगों को चाहिए कि वो अब इससे मुक्ति पाए। कैसे भी, अमेरिका में बहुत संवैधानिक रास्ते हैं और अमेरिका की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो जागृत हैं। कहते ना, जागृत, जागा हुआ देवता, तो वहां की संवैधानिक संस्थाएं जागे हुए देवता के रूप में है, जागृत हैं। कोई भी रास्ता अख्तियार करके वो इसे बाहर का रास्ता दिखावे, नहीं तो ये सनकी कहीं पर भी परमाणु युद्ध छेड़ देगा। मैं आपको खबर दिखाऊं उससे पहले आज जो ये करने के लिए कह रहा है, धमकी दे रहा है, वहां से हम शुरू करते हैं। हेडलाइन लाइए जरा, हेडलाइन लाइए। ट्रंप का अल्टीमेटम, बुधवार की डेडलाइन, बुधवार की डेडलाइन यानी जो 15 दिन सीज फायर है, 14 दिन का, वो खत्म होने की तारीख। बुधवार की डेडलाइन मिस हुई तो ईरान पर बम बरसेंगे, सिविलाइजेशन खत्म कर देंगे। से आते आते फिर अब आ गया है, फिर उस लाइन पे ट्रंप ने कहा है कि बम बरसेंगे। आगे चलिए, जरा छोटे से भीतर की खबर देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर बुधवार तक कोई समझौता नहीं हुआ
तो ईरान पर बहुत सारे बम गिरने शुरू हो जाएंगे। पहले सीज फायर मंगलवार को खत्म होने वाला था। ट्रंप ने कहा कि आगे बढ़ाने की संभावना बहुत कम है। यह सीज फायर 2 हफ्ते का था जो 7 अप्रैल की शाम को शुरू हुआ था। अगर दोनों पक्षों में कोई डील नहीं हुई तो लड़ाई तुरंत फिर शुरू हो सकती है। एक तरफ अब ये किस दिशा में जा रहा है, ये कह रहा है कि बुधवार को फिर बम बरसाएंगे। मैं इसीलिए परमाणु वाले पा रहा था, जरा देखिए। अब इसके इस बदतमीजी पर चीन खुल करके, अब तक चीन कई बार न्यूट्रल रवैया दिखाता था कि नहीं भाई ये शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल साफ आया है मैदान में। चीन ने ईरानी मालवाहक जहाज पर अमेरिकी कब्जे की निंदा करते हुए इसे जबरन कब्जा बताया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार चीन ने अमेरिकी ध्वज वाले एक मालवाहक जहाज पर अमेरिका द्वारा, चीनी ध्वज होगा वाले जहाज पर अमेरिका द्वारा किए गए जबरन कब्जे पर चिंता व्यक्त की है और सभी पक्षों से युद्ध विराम समझौते का जिम्मेदारी पूर्वक पालन करने का आग्रह किया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट की स्थिति संवेदनशील और जटिल है। सभी पक्षों को तनाव बढ़ाने से बचना चाहिए और जल डमरू मध्य से सामान्य आवागमन फिर से शुरू करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनानी चाहिए। इससे पहले अमेरिका ने कहा कि उसने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी से बचने की कोशिश कर रहे ईरानी मालवाहक जहाज पर गोलीबारी करके उसे जब्त कर लिया है। बस ये ठीक है, ये तो पुरानी बातें हो गई, उसमें नहीं जाना है। अब आते हैं मुख्य, ये जो बार बार ये कह रहा है यह अब परमाणु युद्ध छेड़ दे, इसमें अब हम लोग बहुत दिन से बात कर रहे हैं। हम तो कार्यक्रम में, हमारे कार्यक्रम लोग सुनते होंगे, बहुत दिन से कह रहे हैं कि इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब उस खबर पे आते हैं। भैया लाओ हेडलाइन लाओ और खबर दिखाओ। देखिए, ईरान पर परमाणु हमला करने को तैयार हो गए थे ट्रंप। सेना प्रमुख से हो गई बहस। पूर्व सीआईए एनालिस्ट का दावा। ये सीआईए एनालिस्ट का दावा, ये सिर्फ हम हिंदी आपको अपनी सुविधा और आपकी सुविधा के लिए दिखा रहे हैं, अंग्रेजी साइटों से खबर है और मैं आपको वो क्लिप भी सुनवाऊंगा। मतलब जो सीआईए एनालिस्ट हैं लैरी जॉनसन को सुनवाएंगे हम आपको। आगे चलिए जरा भीतर खबर के। ये देखिए, ईरान से युद्ध के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने सिचुएशन रूम की खबरें भी कई बार सामने आती रहती हैं, डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी खबरें। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जब ईरान ने अमेरिकी विमानों को मार गिराया था तब सिचुएशन रूम में काफी तनाव था। डोनाल्ड ट्रंप घंटों तक अपने अधिकारियों पर चिल्लाते रहे। ये खबर जो आपको हमने चिल्लाने वाली बताई, ये कल शाम हमने दिखा दिया था। ये बाहर चिल्लाते रहे और सिचुएशन रूम में इनको आने नहीं दिया गया। अब आगे उस खुलासे, जो खुलासा वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया था, उसके आगे उससे बड़ा खुलासा ये है, आगे पढ़िए। इसी बीच पूर्व सीआईए एनालिस्ट लैरी सी जॉनसन ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर परमाणु हमला करने वाले थे, लेकिन जनरल डैन केन ने उन्हें रोक दिया। डैन केन अमेरिकी सेना के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं। बता दें कि अमेरिका में न्यूक्लियर कोड इस्तेमाल करने का आदेश राष्ट्रपति देते हैं, इसके बाद सेना को परमाणु हमला करने की छूट मिल जाती है। आगे चलिए जरा, आगे बढ़िए। इसमें दावा किया है लैरी सी जॉनसन ने कि यह बात शनिवार की मीटिंग के दौरान की है। उन्होंने कहा शनिवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी। इस दौरान उन्होंने आपा खो दिया और ईरान पर परमाणु हमला करने को तैयार हो गए। हालांकि जनरल डैन केन ने इसका विरोध किया। सिर्फ ये नहीं कि नहीं माने नहीं या रुक गए, इसका विरोध किया और कहा कि यह पूरी तरह से नफरत भरा कदम हो सकता है। इसके बाद कुछ तस्वीरें सामने आई जिनमें देखा जा सकता है कि डैन केन वो सिर झुकाकर मीटिंग रूम से बाहर निकले। आगे चलिए जरा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की ही रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ही साथियों पर बुरी तरह चिल्ला रहे थे, इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए बाहर ले जाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप को कुछ समय के लिए बाहर ही रखा गया क्योंकि सैन्य अधिकारियों का कहना था कि धीरज खो देना किसी भी रूप में सहायक नहीं हो सकता है। अब जनरल डैन केन को आप सुनवा दीजिए। नहीं, जनरल डैन केन को मैं कह रहा हूँ, क्षमा कीजिएगा, जनरल डैन केन के इस पूरी खबर को ट्रंप की जो लैरी सी जॉनसन ने बताया, लैरी सी जॉनसन को सुनवाइए। हाँ, चला दीजिए। They recognize they've got some problems and got to try to deal with it. And then there was a report out that
they had an emergency meeting Saturday night. And apparently, well, one report coming out of that meeting at the White House is that Trump wanted to use the nuclear codes, and General Dan Kane stood up and said no. He invoked his privilege as the head of the military, so to speak. It was apparently quite a blow up. There are pictures of Kane coming out of that meeting with his head down to the ground. So, you know, there's some very, very bizarre things going on in DC. सुना आपने बाबू लेडी जॉनसन को। अब हम अगले हिस्से पर आएंगे। अगला हिस्सा ये ऐसा नहीं है कि इसकी स्टेबिलिटी, मानसिक अस्थिरता इतनी है। मैंने सुनवाया था आज इस कार्यक्रम में, उसकी रिलेवेंसी बढ़ गई। कल ही गालिबाफ ने जो अभी जो पहली वाली वार्ता हुई थी, पहली वार्ता में ईरानी डेलीगेशन को जो लीड कर रहे थे ईरान की संसद के स्पीकर गालिबाफ, उनका वीडियो हम आगे सुनवाएंगे। वो बताए कि पिछली बार जब वार्ता हुई तो इसने कहा ट्रंप ने कि 4 घंटे में सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम लोगों की हत्या कर देंगे हम। मतलब टेबल पे बिठा करके वार्ता की, दुनिया को बता रहा हम शांति वार्ता करने जा रहे हैं। कहा 4 घंटे में सरेंडर कर दो, नहीं तो वो जो है हत्या कर देंगे। वो तो ईरान वाले थे, वो थोड़ा था कि ट्रेड डील कर देंगे 56 इंची, वो नहीं माने सर। तो यहाँ पर इसकी स्थिति आप बताइए। परमाणु हमला, हम लोग तो चर्चा करते थे कई बार कुछ लोग कहते थे कि अरे आप लोग परमाणु हमला करते रहते हो, ऐसे थोड़ा हो जाता है। अब देख लीजिए भाव, आप म्यूट हैं। आशीष, मैं एक आपको बता दूं, ये परमाणु हमले तक ही जाएगा। हम पहले दिन से देखिए, कुछ लोगों का रीडिंग हो जाता है, ये पागल आदमी है, ये मानसिक विक्षिप्त है। हमने कई बार बोला। एक होता है कि आदमी व्यापारी होता है, व्यापारी आदमी कभी विक्षिप्तता नहीं करता, वो इंटेलिजेंट होता है, वो सॉफ्ट होता है। आप बताइए मुझे, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि ईरान ने हार्मुज खोल दिया, आपको धन्यवाद देना चाहिए। आप कहते हो कि हमारे सामने ईरान झुक गया, अमेरिका की विजय हो गई, लेट अस सेलिब्रेट। आप एक तरफ कहते हो कि हम हमारा डेलीगेशन पाकिस्तान भेज रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हो कि हमने एक मसौदा भेजा है, उसको एक्सेप्ट करो, नहीं तो विनाश के लिए तैयार हो जाओ। फिर वार्ता कहां हुई? वार्ता कहां हुई? आपने एक एग्रीमेंट भेजा, साइन करने के लिए बुलाया उनको, चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको एक्सेप्ट करो, नहीं तो विनाश के लिए तैयार हो जाओ। तो वार्ता कहां हुई? ये विक्षिप्त होने के एक तो उम्र हावी है, फ्रस्ट्रेशन है, और ये विक्षिप्तता के लिए ये आदमी बहुत फेमस है। इसके ऊपर वो भी आरोप लगे थे कि कोई मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को ये स्पॉन्सर कर रहा था, और ये अड़ा रहा कि मैं स्पॉन्सर हूं तो मैं ग्रीन रूम में खड़ा रहूंगा। ग्रीन रूम वो क्षेत्र होता है जहां कपड़े बदले जाते हैं। अब वो लड़कियां जो मिस वर्ल्ड में भाग ले रही है, अलग अलग देशों की विश्व सुंदरियां, वो सामने चेयर पे बैठेगा और वो कपड़े बदलेगी। ये विक्षिप्त आदमी है। यदि इसके पूरे आप पुराना रिकॉर्ड भी देखो तो एक जगह नहीं, कई जगह ये दुर्भाग्य है कि ऐसा आदमी व्हाइट हाउस में बैठा है। लेकिन आपने कहा कि मैं सैल्यूट करता हूं अमेरिका के स्वायत्त संस्थाओं को, उन्हें अपनी स्वायत्तता न रखी है। आज भी राष्ट्रपति के सामने घुटने टेकने के बजाय उस संविधान को सर पे लेके चलते हैं। काश ये सारी चीजें भारत में होती तो भारत में भी कई नकेले डाल दी जाती। भारत में भी लोग कहते कि ये नोटबंदी लाने की जरूरत नहीं। भारत में भी कई जो यहाँ तुगलकी फरमान हुए हैं वो फरमान रोके जाते, लेकिन अधिकारियों ने कहा, उनका तबादला हुआ। नए अधिकारी जो आए वो चाटुकारों के लिस्ट में उच्चतम श्रेणी पे थे। उन्होंने जो बोला वो किया, उन्होंने देश का हित नहीं देखा। आज यदि राष्ट्रपति के सामने ज्वाइंट स्टाफ कहता है कि ना, ये नहीं होने दूंगा, इसके मायने वो जानता है कि ये कितना विक्षिप्त है, ये फर्क है। ये बेसिकली यहाँ परमाणु युद्ध करके ये वर्ल्ड वॉर के लिए इन्वाइट कर रहा है। मैं बता रहा हूं आपको, इस परमाणु युद्ध में पूरा मिडिल ईस्ट खत्म हो जाएगा। और मिडिल ईस्ट को आज समझ में आ गया कि उन्होंने
एक भस्मासुर पाला है, अब उन्हीं को सर पे हाथ रखते हुए चल रहा है। इस भस्मासुर को मोदी जी ने भी पहचान लेना चाहिए था। मोदी जी ने भी इसको पाला। अब की बार ट्रंप सरकार यही नारा दे रहे थे। वो ये कैसे पहचान लेते भाऊ, आप भी ऐसी उम्मीद पाल लिए। अरे अभी क्या, छोटे में इनको लगा कि मेरे ही बलन का आदमी है, मेरे फ्रीक्वेंसी का आदमी है, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि वो बड़े वाला है इनसे भी। कई बार तो मतलब आपके ही शो पे मैं 2-3 बार मेरे ही वक्तव्य बदल चुका हूं, मुझे भी लगता है मोदी हो गया। कभी मैंने कहा मोदी बड़ा भाई है, कभी मुझे लगता है कि ट्रंप बड़ा भाई है। कौन किससे सीख रहा है पता नहीं, कौन किसका गुरु है, लेकिन गुरु घंटाल है सब, ये बात पर कंफर्म है। तो आज के डेट में उसके पास परमाणु के सिवा कोई चारा नहीं, ऐसा उसको लगता है, क्योंकि उसको पता है ग्राउंड ट्रूप यदि उतारेगा तो डिफीट होगा। उसको ये पता है कि आशीष जी, इतनी बुरी हालत है अमेरिकन ट्रूप्स की अभी, अमेरिका के जो नेवी के जो जहाज है जो वहां पे बंद करके बैठे हैं, हार्मुज की नाकाबंदी करने की बात करते हैं, उन जहाजों पे सैनिकों को खाना नहीं मिल रहा है ठीक। एक सोल्जर ने, जो वहां नेवी का जो सोल्जर है डिप्लॉयड है शिप पे, उसने फोटोग्राफ भेजा थाली का अपने पिता को, उसने सोशल मीडिया पे डाला। हाँ, नहीं के बराबर खाना मिल रहा है उनको, सप्लाई चेन टाइट है, पैसे की बड़ी मतलब फाइनेंसेस के बड़े शॉर्टेज है सैनिकों में। अच्छा, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लड़ किसके लिए रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। एक सनकी ने हमको युद्ध में झोंक दिया दूसरे सनकी के लिए, और वो सनकी ने, वो इंटेलिजेंट है, उसने बाकायदा F-16 का 1-2 साल 3 साल खेल करके इन सबको कब्जे में कर लिया, और अब नचा रहा है अमेरिका के राष्ट्रपति को, नेतन्याहू। वो अपनी चमड़ी बचाने के लिए पूरे अमेरिका को झोंक दिया युद्ध में, और ये पागलपन अपने को छोड़ने के लिए, उसमें से निकलने के लिए, ये परमाणु तक करने का, ये नहीं समझ रहा है कि इसने परमाणु का यूज किया तो इजराइल भी नहीं बचेगा। परमाणु का युद्ध किया तो चीन और नॉर्थ कोरिया और क्या क्या सब टूट पड़ेंगे, फिर फ्री फॉर ऑल होगा। उससे पर्यावरण को कितना नुकसान होगा। क्या हम आइस एज की तरफ जाएंगे? कई चीजें हैं, लोगों को डर है, लेकिन जिसने अपनी जिंदगी जी है अय्याशी में, और इसको बाकी बची हुई जिंदगी के उसको लगता है कि कितना और जीऊंगा, सबको बर्बाद करके जाऊंगा। तो आज के डेट में ये जो CIA के एक ऑफिसर बता रहे हैं, उसमें 100% तथ्य है, ऐसा मैं कह रहा हूं आपको, क्योंकि वहां ऐसे ऊंचे स्टेटमेंट देने के लिए नहीं आते। वहां टेलीविजन पे स्टेटमेंट देने का मायना है कि कल प्रोसिक्यूट भी हो सकते हैं। वहां कानून बड़े स्ट्रिक्ट है, सबूत रहते हैं उनके पास, इसीलिए जो अंदर हुआ वो अंदर खानी बात बाहर निकाली उन्होंने। और ये बहुत भयावह स्थिति है, ये भयावह स्थिति है। वो कहता है कि हमारा डेलीगेशन निकल चुका है, हमारे उपराष्ट्रपति पाकिस्तान पहुंचे, उपराष्ट्रपति व्हाइट हाउस में थे। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि इस आदमी की बात माने, मतलब इतना झूठ बोल रहा है। व्हाइट हाउस में उपराष्ट्रपति वहां खड़े थे, वे बोला पहुंच गए पाकिस्तान, लोग बोला इधर ही है भाई। इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है अभी। नहीं, इसको तो कई ट्रीटमेंट की जरूरत है। एक तो ईरान कर ही रहा है, लेकिन और कई ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर खबर अलग अलग देखते हैं ना, तो हम लोग को थोड़ा बहुत फिर भी संदेह होता है, लेकिन अगर समग्रता से देखें, जैसे अगली खबर आप जब जोड़ेंगे तो अभी आप लैरी जॉनसन को कहोगे कि बिल्कुल सही बोला इसने। जरा लाइए भैया अगला लैरी जॉनसन जो बोल रहा है, उसके लैरी जॉनसन जो बोल रहा है उसका ऑलरेडी कंफर्मेशन कई जगह से आ रहा है। कल ईरान ने कंफर्म किया कि उनके पास खुफिया जानकारी है कि एक बहुत बड़ा हमला करने का पूरा प्लान है इनका। ये देखिए उधर ना, अभी मैं तुमको पूर्ण रूप से विनाश कर दूंगा। ये खबर देखिए अभी, ईरानियन पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाघेर गलीबाफ जो लीड कर रहे थे डेलीगेशन को, एक्सपोजेज डोनाल्ड ट्रम्प्स टेरिफाइंग माफिया टैक्टिक्स। ही रिवील्स द यूएस प्रेसिडेंट explicitly threatened to assassinate Iranian negotiators if they did not surrender within 4 hours.
The White House is run by a syndicate. ये जो है मतलब माफिया द्वारा ये चलाई जा रही है पूरा व्हाइट हाउस को। जब सुनवा दीजिए, इनको सुनवाई दीजिए गालिबा। Even now, sitting here in front of you, I have no trust in them. The first thing you must do is build trust. They said that Trump tweeted, "The negotiators who came here, in short, aren't going to survive to negotiate. If you don't decide within 4 hours, it's not clear if they'll live." I said, this is your American behavior. Therefore, you know we will stand until the end. You saw that because at that time their minesweepers were there. I said we were ready for war, and we still are. We were not warmongers, and surely we can, in the very words we said, we completely distrusted you, and we still do. सुना आपने? 4 घंटे में बिठा करके बातचीत के टेबल पे कह रहा है कि 4 घंटे में सरेंडर करो, नहीं तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। इसीलिए ऐसी कहीं बोला हुई है। इसलिए बोला होगा, इसीलिए अमेरिकन जेट फाइटर उस प्लेन को एस्कॉर्ट करते हुए ईरान तक पहुंचा के आए। पाकिस्तान के जेट फाइटर क्यों गए? क्यों ये सिक्योरिटी की जरूरत थी? इसलिए कि उनको मालूम था कि ये पगला कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा धोखेबाज आदमी, इतना धोखेबाज, ये वर्ल्ड कम्युनिटी में कैसे इसके साथ, हालांकि अब तो कोई बातचीत नहीं कर रहा है, हमारे यहाँ वाला कैसे, किस भरोसे पर इस धोखेबाज आदमी के साथ कोई डील कैसे कर सकता है भाऊ? नहीं, हम ही भाई देखो, एप्स्टीन ने क्या कहा था इसको कि आप इजराइल के सामने जरा थोड़ा सा खुश करिए, व्हाइट हाउस के दरवाजे खुल जाएंगे। ये इजराइल से गए चाबी मांगने व्हाइट हाउस की, इजराइल ने इनके नाड़ा पकड़ के रख दिया है। यह हाल इस आदमी ट्रम्प पर और डिटेल हम थोड़ा सा जाते हैं। ट्रम्प पे जब इस आदमी के पागलपन पर ही बात है तो थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। भैया अगला लाइए। ये टकर कार्लसन है, बहुत ही करीबी, जो मागा मूवमेंट था, उस मागा मूवमेंट के जो प्रमुख चेहरे थे, जो इन्फ्लुएंसर थे, उसमें से थे टकर। क्या इन्होंने बोला? आई विल बी टॉर्मिनेटेड for a long time by the fact that I played a role in getting Trump elected, and I want to say that I am sorry for misleading people. ये जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं कि I will be tormented for a long time by the fact that I played a role in getting Trump elected. सुनवाइए इनको जरा। टकर बहुत मतलब जो कहते हैं ना कि मागा के जो चेहरे थे, जिन्होंने लोगों को खींच के जोड़ा, उनमें से एक है ये, सुनिए। You and I and everyone else who supported him, you wrote speeches for him, I campaigned for him. I mean, we're implicated in this for sure. Yes. It's not enough to say, well, I changed my mind, or like, oh, this is bad, I'm out. It's like in very small ways, but in real ways, you and me and millions of people like us are the reason this is happening right now. Yes. So I do think it's like a moment to wrestle with our own consciences. We'll be tormented by it for a long time. I will be. And I want to say I'm sorry for misleading people. It was not intentional. That's all I'll say. But anyway, but the question does present itself immediately, like, what is this? Was this always the plan? You don't want to be a conspiracy nut, but like, clearly there were signs of low character. We knew that. Yes. But it didn't, there are tons of people of low character who like outperform their character. It doesn't have to be sort of the norm, actually, these days. I right. would say. I've outperformed my character a lot. I don't have especially high character, right? But you try to you try your best. But what was this? Was this always the plan? Looking back after the last year and a half, it seems like it kind of was, and it's easy. Well, you could get really deep about it and say, what was Butler? Like, how was it that and Ryan Ruth, I mean, he was subject to 2 legitimate assassination attempts. Have we ever gotten to the bottom? I know you've talked a lot about this, but have we ever gotten to the bottom of that? I haven't talked a lot about it. I don't know the answer, but I know that those investigations
have been stymied. Fact. Yeah, stymied from the very top, from people Right. who actually would have the power to get to the bottom of it. And the motive. Feeling. Yes, Right? Yeah. very much. So, the enormous amount of money he got from Miriam Adelson now seems suspect to a lot of people at the time. But, you know, there's a lot of money. इसमें महत्वपूर्ण बात जो मुझे समझ में आई कि एक ऐसा सपोर्टर, मतलब एक अंधभक्त, जो अंधभक्त खुद लाखों करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता था, वो कह रहा है कि मुझसे गलती हुई, इंटेंशनली नहीं हुई, बहक गया था मैं भी, और इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। ये बाई ट्रंप की असली जो पहचान है उसको उजागर करने के साथ साथ हमारे लिए भी बहुत संदेश लेके नहीं आ रही है क्या बाबू? बहुत संदेश है ये टकर के बयान में। मैंने क्या कहा, हमारे लिए अब हमारा क्या करेगा? हमारा दलदल में फंस चुका है। अभी हमारे वाले की स्थिति ये है कि जो करेगा ट्रम्प करेगा, इसको करने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं। हमारे देश के हमारे अंधभक्तों को क्यों नहीं फील होता है ये, सॉरी, जो नहीं, टकर को फील होता है मैंने देखिए, एक होता कि है गलती की हम। वही अमेरिका और भारत में वही एक डिफरेंस है। वहां स्थानीय संस्थाएं अभी तक जीवित है, वहां न्यायपालिका जीवित है, मतलब वहां तो अपॉइंटमेंट ही पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में होता है वो जजेस का करता है। उसके बाद रिपब्लिकन ने अपॉइंटेड किए हुए जजेस भी ठोक रहे हैं इसको। हाँ, क्योंकि भले ही आपकी एक विचारधारा हो, लेकिन संविधान सर्वोपरि और देश सर्वोपरि होता है। हमारे यहाँ देश सर्वोपरि बोला जाता है, हमारे यहाँ स्वार्थ सर्वोपरि है। यदि मैं सत्ता में बना रहूं, देश जाए चूल्हे में, हु केयर्स, यही चल रहा है। आज प्रधानमंत्री सारे दुनिया में घूम घूम के, भारत में घूम घूम के विपक्ष को गाली दे रहे हैं, लेकिन वो एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है गैस की किल्लत की। एक शब्द उन्होंने पहले बोल दिया था वैसा कि हमारे लिए कोविड लाइक सिचुएशन है, तो पलायन हो रहा है। आप देख रहे हैं कैसे हर जगह से पलायन हो रहा है, और पलायन होगा ये बोलने पे हमारे कुपड़ मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने एफआईआर दर्ज कर दी थी। कैसा आप बोल सकते हो कि पलायन होगा? इसको जरा भेजे वहां पे, जरा रेलवे स्टेशन पे खड़ा करे, लोग कपड़े नहीं रखेंगे शरीर पे सूरत के। सब पागल हो गए सब सत्ता में। मैंने क्या कहा कि सत्ता के लिए इतने पागल हो गए कि कोई किसी के गलत काम को गलत भी नहीं कहता, उसी को एस्टेब्लिश करने में लगे हुए। मैं तो कुछ नहीं भाऊ, ये टकर ने जो बोला है सिर्फ अडवाणी जी को मैं चाहता हूं सुन ले एक बार, और अगर मतलब मुझे लगता है कि एक बार, हालांकि शतायु हो, वो जितना लंबा भी लंबा जिए, हमारी यही कामना है, लेकिन फिर भी हर आदमी को धरती छोड़ के जाना है। जाने से पहले एक बार टकर जैसे वो भी एक बार बोल देते कि मुझसे गलती हुई, अनजाने में हुई है। अब वही बोला। अब क्या हुआ उनका, अडवाणी जी का बड़ा खेल गड़बड़ हो गया। बोया पेड़ धतूरे का, आम कहां से हुए? अब वो धतूरा लपेट लिया है उनको। आप आम से अडवाणी जी का ही पाप है, बिल्कुल है। तभी तो मैंने कहा कि टकर को सुनना चाहिए, अडवाणी जी सुने। ये कम से कम मुरली मनोहर जोशी ने तो इतना कहा कि हम विश्व गुरु नहीं है। हाँ। अडवाणी जी को उतना भी कहने की स्थिति में नहीं है। वो 30 नंबर का घर जो है वो निकल जाएगा हाथ से। अडवाणी के भरोसे जो अभी जिंदा है, अडवाणी जी के साथ रह रहे हैं और जो सुख उपभोग कर रहे हैं, उनको इतना ही डर है कि अडवाणी जी की इज्जत का कोई चिंता नहीं है, आत्मसम्मान की चिंता नहीं है, बस वो घर रहना चाहिए और खर्चा चलना चाहिए। यही उनके साथ जो रहने वाले लोग हैं, उनकी दुकान चलनी चाहिए, इसीलिए उनको अडवाणी जी को चुप करना है। अडवाणी जी को तो बबूल भी मिल जाए तो खुश रहे, कम से कम दातून करने का काम आएगा। लेकिन इसीलिए मैंने बोला धतूरा बबूल इसलिए नहीं बोला बने, धतूरा बबूल का भी उपयोग होता है कहीं ना कहीं। अरे धतूरा भी नहीं, धतूरा तो कम से कम शिवरात्रि में काम आ जाता है अडवाणी जी के चढ़ाने के, वो भी नहीं है। वही
वो बर्थडे होता है एक दिन, उसी दिन बुके जाता है, बाकी टाइम तो कोई किसी को मालूम नहीं दुनिया को अडवाणी नाम की कोई चीज भी है इस देश में। चलिए कार्यक्रम खत्म करने से पहले जरा कुछ और भी चीजें हैं अपडेट्स वो भी दिखा दें, क्योंकि इतने बड़े खुलासों के साथ जो ताजा अपडेट है उसको आपको जोड़ करके देखना जरूरी होता है, तभी पीछे से आगे तक की कनेक्टिविटी होगी। ये जो है माननीय डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने फिर एक पोस्ट किया है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर वाज ए कंप्लीट एंड टोटल। मैं आपको पूरा हिंदी में ही बता देता हूं, इनका जो है ज्ञान हिंदी में ज्यादा क्लियर रहेगा। इन्होंने कहा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ईरान में परमाणु धूल स्थलों का पूर्णतः विनाश था। धूल स्थल हो गया अनुवाद में, ये धूल स्थल नहीं है, ये परमाणु स्थलों का जो है ये पूर्ण विनाश था। इसलिए इसे खोद कर निकालना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होगी। फर्जी समाचार फैलाने वाले CNN और अन्य भ्रष्ट मीडिया नेटवर्क और प्लेटफॉर्म हमारे महान विमान चालकों को उनका उचित सम्मान देने में विफल रहे हैं। हमेशा उन्हें नीचा दिखाने और अपमानित करने की कोशिश करते हैं हारे हुए लोग। कौन हारे हुए लोग हैं? CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये जिनको गाली दे रहे हैं। ये अमेरिका की असली महानता है यहाँ पर हमारे यहाँ, क्योंकि CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल ये रोज कपड़े उतार करके इनको दिखाते हैं कि देखो आपने जिसे राष्ट्रपति चुना है ये राष्ट्रपति कैसा है। हमारे यहाँ किसी चैनल की औकात है? ये तो अगर उधर से मैसेज ना आवे तो खुद ही पूछते हैं, साहब मैसेज कुछ नहीं भेजे, साहब कुछ क्या करे, खाली बैठे हैं साहब तुम। खाली बैठे हैं कुछ। आप बताइए, और आज कौन सा चरण भाट वंदना करनी है? वंदना नहीं है यहाँ। बेशर्मो कुछ देख करके शर्म करो, कम से कम राष्ट्रपति जब गाली दे रहा है ना CNN को, तो CNN का नाम बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास उसके वहां लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप भाषण दे रहे थे एक बार, तो चैनलों ने भाषण बीच में रोक दिया और एंकर ने कहा कि हमारे चैनल की क्रेडिबिलिटी है, हम चैनल पे झूठ नहीं परोसते। हमारे राष्ट्रपति बहुत झूठ बोल रहे थे, इसलिए हमने प्रोग्राम बंद कर दिया, राष्ट्रपति का भाषण टेलीकास्ट कर दिया। ये औकात नहीं चाहिए, इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस। इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री झूठ बोलने पे भी मास्टर स्ट्रोक बताने वाले और विपक्ष को सवाल पूछने वाले कि आपने प्रधानमंत्री के झूठ को कैसा गलत कहा। बोलने दो। इस संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का पाप ये एंकर और एंकरनियां भरेंगे। समय आएगा, भरेंगे। अभी भी कई बार आप देखते हो चुनाव के टाइम पे लोग दौड़ाते हैं इनको। ये गाली खा रहे हैं गली गली में। लेकिन चंद चांदी के टुकड़ों में गालियां खाने वाले ये लोग, इनको उसमें भी मजा आता है। चांदी का तो एल्युमिनियम जस्ता में बिक जाए, चांदी बहुत है इनके लिए। लाइए अगला दिखाइए खबर इस पोस्ट, ट्रंप के पोस्ट के बाद। ये देखिए ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर गालिबाफ, उन्होंने भी पोस्ट किया है बौखलाए हुए ट्रंप पर कि ट्रंप ने घेराबंदी थोपकर और युद्ध विराम का उल्लंघन करके अपनी कल्पना में इस वार्ता की मेज को आत्मसमर्पण की मेज में बदलने या नए सिरे से युद्ध छेड़ने को औचित्य प्रदान करने का प्रयास किया है। हम धमकियों के साए में वार्ता स्वीकार नहीं करते और पिछले 2 हफ्तों में हमने युद्ध के मैदान में नए पत्ते खोलने की तैयारी कर ली है। भाऊ, पिछले 2 हफ्तों में हमने युद्ध के मैदान में नए पत्ते खोलने की तैयारी कर ली है। आशीष जी न्यूज लॉन्चर में आपने कार्यक्रम किया था कि इन 15 दिनों में ईरान भी खाली नहीं बैठा है, वो भी जानता है कि अमेरिका तैयारी कर रहा है, तो हम भी खाली नहीं बैठेंगे। उन्होंने अपने 60% जो बरीड जमीन के नीचे गड़ गए थे मलबे में, वो मिसाइल जो 60% साबुत है और 70% मतलब 10% जो थोड़े से डैमेज हो गए उसको भी रिपेयर कर दिया। वो तो मिसाइल के साथ तैयार है। उनके मिसाइल सिटी के दरवाजे फिर से बन गए हैं और मिसाइल सिटी तक इनका बाप पहुंच नहीं पाता। इसलिए ये परमाणु कर रहे हैं और मालूम है इनको कि कोई अब ना F-35 काम आता है, ना अब्राहम लिंकन काम आता है, ना बंकर बम काम आते हैं, ना वो जो तो ही विमान 1800 करोड़ रुपए का ड्रोन, 1800 करोड़ रुपए का ड्रोन 50,000 फीट ऊपर वाला, वो भी काम नहीं आता है। सब डाउन हो जाते हैं।
ऐसे में उसको लगता है कि अब परमाणु ही बचा है, लेकिन इस परमाणु के मायने क्या है? आपने ईरान पे परमाणु दाग दिया तो कहीं नॉर्थ कोरिया का परमाणु शिकागो पे नहीं चला जाए, बड़ा गड़बड़ मामला है। वो तो रोज प्रैक्टिस कर रहा है, वो रोज रोज प्रैक्टिस कर रहा है। चलिए हाँ। अभी हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि कार्यक्रम खबरें आज हैं। आज बहुत सारी खबरें मिडिल ईस्ट में, क्योंकि ये युद्ध विराम की जो अवधि थी वो खत्म होने के करीब है, इसलिए बहुत सारी अपडेट्स वहां से आई हैं। कुछ हम अपडेट्स और लेकर के आ रहे हैं, उस पर खासकर इजराइल से और नेतन्याहू से जुड़ा हुआ मामला है, तो उसको हम लेके आ रहे हैं। बस आप थोड़ी देर के लिए हमको एक विराम दीजिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।